मंत्री जेल की सलाखों के पीछे से अपना पूरा मंत्रालय चला रहा है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हमारा संविधान सच कहूं तो बिल्कुल खामोश है। आज हम इसी कानूनी खामोशी को तोड़ने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक को गहराई से समझेंगे। एक ऐसा कानून जो भारतीय शासन में जवाबदेही की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ, अगर आप सिविल सेवा खासकर बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसे समझना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस असल समस्या को पकड़ेंगे, यानी जवाबदेही का वो संकट जिसके चलते इस बिल की जरूरत पड़ी। फिर हम इस बिल के स्मार्ट मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बिहार जैसे राज्य पर इसका क्या जबरदस्त असर हो सकता है। फिर इसकी तुलना मौजूदा कानून से करेंगे और आखिर में समझेंगे कि सुशासन की राह में ये कितना बड़ा कदम है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ये संशोधन सुलझाने निकला है? इसकी नौबत ही क्यों आई? ये सब हमारे गवर्नेंस सिस्टम में जवाबदेही के एक बहुत ही बुनियादी संकट से जुड़ा हुआ है। और यही बात हमें एक बहुत ही अजीब और जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या ये सही है कि एक मंत्री जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं वो हिरासत में है और फिर भी वो अपने पद पर बना रहे और जेल से ही नीतियां तय करे? बस इसी कानूनी कमी को, इसी लूप होल को ये बिल टारगेट करता है। ये उस हैरान करने वाली स्थिति का सीधा सामना करता है जहां मंत्री गंभीर क्रिमिनल चार्जेस में हिरासत में होने के बावजूद पावर में बने रह सकते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये 130वां संशोधन विधेयक इस संकट को ठीक करने के लिए क्या तरीका लेकर आया है? आइए इसके मेन प्रोविजंस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये बिल सीधा संविधान के 3 बड़े आर्टिकल्स पर निशाना साधता है। आर्टिकल 75, 164 और 239A। आसान भाषा में कहें तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो केंद्र, राज्यों और दिल्ली में मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने को कंट्रोल करते हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना जो तब एक्टिव हो जाए जब कोई मंत्री हिरासत में लिया जाए। और इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है, जिसे आप 30 दिन का नियम कह सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहता है। स्टेप 2, 31वें दिन उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उसे हटाने की सलाह देंगे। लेकिन असली गेम चेंजर है स्टेप 3। अगर ऐसी कोई सलाह नहीं दी जाती है तो मंत्री अगले ही दिन अपने आप पद से हट जाएगा। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये जो पद से हटाया जाना है ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही वो मंत्री हिरासत से रिहा होगा ये फैसला पलट जाएगा। ये कानून के जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष वाले सिद्धांत की बड़ी चतुराई से इज्जत करता है। मतलब ये बिल किसी के अपराध पर फैसला नहीं सुना रहा, ये बस इतना कह रहा है कि आप हिरासत में रहते हुए शासन नहीं कर सकते। अब इस पूरी चर्चा को लाते हैं बिहार पर, एक ऐसा राज्य जहां ये प्रस्तावित कानून सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वहां के गवर्नेंस के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। एडिया 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 54% विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 54%, आधे से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि साफ सुथरे शासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। जब आपके कानून बनाने वालों में से इतने बड़े हिस्से पर आपराधिक आरोप हों तो ये सीधे सीधे संवैधानिक नैतिकता की नींव पर चोट करता है। ये वो अनलिखा नियम है जो कहता है कि जो लोग पब्लिक ऑफिस में हैं उनका आचरण बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। ये बिल उसी स्टैंडर्ड को फिर से स्थापित करने की एक कोशिश है। बिहार में तो अतीत में ऐसा हो भी चुका है जहां मंत्रियों ने जेल से ही अपने विभाग चलाए हैं। जरा सोचिए, इससे सिर्फ प्रशासन में रुकावट नहीं आती, ये पूरे गवर्नेंस सिस्टम को ही पंगु बना देता है। इस बिल का एक बड़ा मकसद ऐसी स्थितियों पर हमेशा के लिए रोक लगाना है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बिल इतना क्रांतिकारी क्यों है, हमें इसे मौजूदा कानून के साथ रखकर देखना होगा। आपको फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। देखिए, सारा खेल एक शब्द के बदलाव का है। अभी का जो कानून है 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वो कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के बाद एक्शन लेता है, मतलब जब कोर्ट फाइनल फैसला सुना दे। और ये नया बिल इस ट्रिगर को बदलकर कस्टडी यानी हिरासत कर देता है। ये एक जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि अब एक्शन लेने के लिए सालों तक चलने वाले केस के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की न्यायिक प्रक्रियाएं कितनी धीमी हैं। इसी देरी का, इसी लूप होल का फायदा उठाया जाता रहा है। आरोपी लोग सालों साल सत्ता में बने रहते हैं जबकि उनके केस चलते रहते हैं। ये बिल इस बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर में लक्ष्य क्या है? ये सारी कवायद किस लिए हो रही है? ये एक ही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और वो दिशा है बेहतर साफ सुथरे शासन की ओर। कुल मिलाकर इस बिल को राजनीति के आपराधीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ एक बहुत ही बोल्ड और जरूरी कदम की तरह देखा जा सकता है। ये एक साफ संदेश देता है, अगर आप ऊंचे पब्लिक पद पर हैं तो आपको ऊंचे नैतिक मानकों को भी मानना होगा। और बिहार जैसे राज्यों के लिए जहां सुशासन हमेशा से एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है, ये कानून एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। इसमें वो क्षमता है कि ये जनता और उनकी सरकार के बीच विश्वास की कमी है उसे पाटने में मदद कर सके।
और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सिर्फ एक संशोधन राजनीति में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी अपराधीकरण की समस्या को सच में खत्म कर सकता है? देखिए, ये कानून बिना किसी शक के एक बहुत मजबूत कदम है, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी सख्ती से लागू किया जाता है और इसके पीछे कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ये एक कानूनी सुधार तो है, लेकिन असली चुनौती नैतिक भी है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है, पर सोचिए क्या होता है जब वो लिस्ट ही जिसमें वोट देने वालों के नाम हैं दशकों पुरानी हो। चलिए इसी सवाल को बिहार के जरिए समझते हैं, जहां 20 साल बाद एक बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है। तो सवाल यही है कि अगर किसी वोटर लिस्ट को 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक गहराई से परखा ही न गया हो तो वो कितनी भरोसेमंद हो सकती है। और ये सिर्फ एक लिस्ट का सवाल नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा है। जी हाँ, साल 2003 ये वो आखिरी साल था जब बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मतलब घर घर जाकर पूरी जांच पड़ताल। अब देखिए, इन 20 सालों में तो पीढ़ियां बदल गईं, लोग यहां से वहां बस गए, पर वो लिस्ट वो काफी हद तक वैसी ही रही। तो इस पुरानी लिस्ट से आखिर संकट क्या है? मतलब बात सिर्फ कुछ नामों की गड़बड़ी की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। देखिए, एक गलत सूची का मतलब होता है घोस्ट वोटर्स, मतलब ऐसे नाम जो असल में हैं ही नहीं पर लिस्ट में हैं। साथ ही डुप्लीकेट एंट्रीज, जहां एक ही इंसान का नाम कई कई जगह लिखा है। अब जाहिर है, जब ऐसा होगा तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर से लोगों का भरोसा तो उठेगा ही। और बिहार में ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो लाखों लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिसे हम पलायन कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सीमा से सटे जिले हैं वहां घुसपैठ की भी चिंता बनी रहती है। इन दोनों ही वजहों से एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट की जरूरत और भी बढ़ जाती है। तो इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर सामने आता है विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे शॉर्ट में SIR कहते हैं। आप इसे एक तरह से लोकतंत्र का ऑडिट समझ सकते हैं। सब कोई मामूली सा अपडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की एक बहुत ही डीप प्रोसेस है, जिसमें अधिकारी घर घर जाके हर एक वोटर को वेरीफाई करते हैं। इसका मकसद एक ही है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जिसमें कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल एरर फ्री। और इसका पैमाना देखिए, 2025 में जो SIR होगा उसमें बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाना है। 8 करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। अच्छा, इस बार की प्रक्रिया में पुरानी और नई टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अधिकारी घर घर तो जाएंगे, लेकिन सारा डेटा ECSBHR जैसे मोबाइल ऐप पर इकट्ठा होगा, और फिर किसी भी तरह की डुप्लीकेसी पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसा कि होता है, इतना बड़ा और इतना संवेदनशील काम बिना चुनौतियों के तो हो नहीं सकता। SIR की राह में भी कई बड़ी और गंभीर बाधाएं हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो ये है कि कहीं ये एक अनौपचारिक नागरिकता परीक्षण न बन जाए। मतलब कुछ लोगों को ये डर है कि इसका इस्तेमाल कहीं कुछ खास समूहों, खास तौर पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए न किया जाए। असल में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बेघर लोग या प्रवासी मजदूर जिनके पास शायद पुराने दस्तावेज ना हो, उनका क्या होगा? कहीं वो लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? दूसरी, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से इतने एक्टिव राज्यों में इस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और तीसरी बात, जब बहुत सख्त दस्तावेज मांगे जाते हैं तो अल्पसंख्यकों के मन में एक डर पैदा होना स्वाभाविक है। तो फिर इन गंभीर चिंताओं के बीच आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब है समावेशी सत्यापन में, यानी एक ऐसा तरीका जो निष्पक्ष हो और जिसमें सभी को शामिल किया जा सके। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को किसी पर शक करने वाले टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक ऑडिट के तौर पर देखना चाहिए। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। और इसका सबसे अच्छा समाधान है समावेशिता। मतलब किसी एक ही दस्तावेज पर अड़े रहने के बजाय पहचान के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी जाए। लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। कोई भी योग्य नागरिक सिर्फ किसी कागज की कमी की वजह से अपने वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड तो है ही, उसके अलावा मनरेगा का जॉब कार्ड या सरकार का दिया हुआ कोई और पहचान पत्र भी मान्य होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ एक सटीक वोटर लिस्ट की जरूरत है और दूसरी तरफ अपने सबसे कमजोर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का कर्तव्य। इन दोनों के बीच कोई भी देश सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। कल्याण, ये 2 शब्द भारतीय राजनीति में आजकल खूब गूंजते हैं, पर क्या ये दोनों एक ही हैं या इनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है जो किसी भी राज्य का भविष्य तय कर सकती है? आज हम इसी आर्थिक और राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और वो भी खास तौर पर बिहार के संदर्भ में। तो सवाल ये उठता है कि ये चुनावी वादे आखिर हैं क्या?
क्या ये सिर्फ वोट के लिए दिए गए मुफ्त के तोहफे हैं या फिर ये जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली सच्ची मदद है? सच कहूं तो ये लाइन बहुत धुंधली है और बिहार जैसे राज्य के लिए इस लाइन को समझना उसके भविष्य के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच का असली फर्क है क्या। देखिए, यहीं पर जो है असली फर्क साफ हो जाता है। जन कल्याण का लक्ष्य होता है लोगों की क्षमता को बढ़ाना, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों में निवेश करना ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं दूसरी तरफ रेवड़ी का मकसद अक्सर सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक चुनावी फायदा होता है, जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ डालता है। जनक कल्याण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बिहार की साइकिल योजना। अब ये सिर्फ एक साइकिल देना नहीं था, ये एक ऐसा निवेश था जिसने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को जबरदस्त बढ़ावा दिया और स्कूल छोड़ने की दर को काफी कम किया। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मेरिट गुड कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जिसका फायदा सिर्फ पाने वाले को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। और इसके ठीक उलट होती हैं रेवड़ियां, जैसे कि मुफ्त के गैजेट्स बांटना या बिना किसी शर्त के कर्ज माफ कर देना। ये चीजें भले ही कुछ समय के लिए अच्छी लग सकती हैं, लेकिन ये राज्य के विकास में लंबे समय तक कोई योगदान नहीं देती, उल्टा अर्थव्यवस्था पर बोझ और बढ़ा देती हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इन सब नीतियों का बिहार की आर्थिक सेहत पर आखिर असर क्या पड़ता है। ये आंकड़ा देखिए, 3.2%। ये है बिहार का राजकोषीय घाटा। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य की आमदनी और खर्च के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। मतलब कमाई 98, खर्चा रुपया। यहाँ पर ना समस्या और भी साफ दिखती है। ये जो 3% की सीमा है, ये एक तरह की वित्तीय लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बिहार का घाटा इसे पार करके 3.2% तक पहुंच गया है, जो कि एक बड़ी वित्तीय चेतावनी है। और सोचिए, जब घाटा बढ़ता है तो इसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? सीधा सीधा विकास के कामों पर। इसका मतलब है कि नई सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे जो जरूरी काम हैं, उनके लिए सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.7 लाख करोड़ रुपए। ये एक अनुमान है कि 2026 तक इन रेवड़ी नीतियों पर कितना खर्च हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। इतनी बड़ी कि इससे राज्य में कई बड़े विकास के काम हो सकते थे जो अब शायद न हो पाए। तो फिर सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? चलिए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। समाधान के तौर पर ना 2 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहला, बिहार को खैरात आधारित मॉडल से हटकर विकास आधारित मॉडल की ओर बढ़ना होगा। ऐसा मॉडल जहां निवेश, रोजगार और आत्मनिर्भरता पैदा करने पर हो। और दूसरा, राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपने हर चुनावी वादे का वित्तीय प्रभाव भी जनता को बताएं, मतलब पारदर्शिता हो। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कहने का मतलब ये है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना आप लंबे समय तक चलने वाला जन कल्याण कर ही नहीं सकते। ये संभव ही नहीं है। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है, क्या हमारे राजनीतिक दल चुनावी वादे करने से पहले राज्य की वित्तीय सेहत को प्राथमिकता देंगे? इस एक सवाल का जवाब ही बिहार और शायद पूरे भारत की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। और भारत की आरक्षण नीति में एक बहुत बड़ा मोड़। और जानते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन है? बिहार। जी हाँ, हाल ही में एक न्यायिक फैसले ने दशकों पुरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और बिहार वो पहला राज्य है जो इस बदलाव के लिए डेटा के साथ बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सब कुछ शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस एक वाक्य से। समांगी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एससी या एसटी कैटेगरी में आने वाली सभी जातियों की सामाजिक आर्थिक हालत एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ज्यादा पिछड़े हैं तो कुछ ने आरक्षण का फायदा उठाकर अपनी स्थिति काफी बेहतर कर ली है। और बस इसी एक सोच ने आरक्षण की पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। और हाँ, इस कानूनी बदलाव की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रहा है वो है बिहार। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे एक राज्य इस पूरी राष्ट्रीय बहस का चेहरा बन गया, यही हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने ये सब कुछ मुमकिन कर दिया। ये था 2024 का पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामला। एक ऐसा केस जिसने आरक्षण के नियमों की किताब में समझिए एक नया चैप्टर ही जोड़ दिया। इस फैसले का जो दिल है वो है ये शब्द उपवर्गीकरण। अब इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक बड़े से केक के अंदर उन लोगों के लिए एक खास स्लाइस काटने जैसा है जिन्हें अब तक एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल पाया है। मतलब अब सरकारें एससी एसटी जैसी बड़ी श्रेणी के अंदर उन जातियों को पहचान सकती हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हैं और उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अब ये संवैधानिक रूप से पूरी तरह जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। और वही शर्त इस पूरी कहानी को बिहार से जुड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? भाई दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसे बदलने के पीछे कोर्ट की सोच क्या थी? चलिए कोर्ट के तर्कों को जरा और गहराई से समझते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक वैचारिक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन इन थॉट। पुरानी सोच क्या थी कि एक कैटेगरी है तो वो एक यूनिट है, सबको फायदा अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नई हकीकत यह है कि हर कैटेगरी के अंदर भी एक पिरामिड बना हुआ है
और आरक्षण का ज्यादातर फायदा ऊपर की कुछ प्रभावशाली जातियां ही ले जाती हैं। कोर्ट का नया तर्क कहता है, बस अब हमें उस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान देना होगा। तो कोर्ट के तर्क 3 मजबूत पिलर्स पर टिके हैं। पहला, सीधी सी बात, SC/ST समूह एक जैसे नहीं है। दूसरा, इसीलिए असली न्याय तभी होगा जब फायदा सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। और तीसरा, ये बहुत बड़ा संकेत है। कोर्ट ने कहा कि क्या अब OBC आरक्षण वाला क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर भी लागू होना चाहिए। ये एक ऐसी चिंगारी है जो भविष्य में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे सकती है। और कोर्ट की इसी शर्त ने, आप कह सकते हैं, कि बिहार को अचानक इस कहानी का हीरो बना दिया। जिस डेटा नाम की चाबी की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, वो चाबी बिहार की जेब में पहले से ही थी। देखते हैं कैसे। इस टाइमलाइन को जरा देखिए, ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। 2023 में बिहार अपना ऐतिहासिक जाति सर्वेक्षण खत्म करता है और ठीक कुछ महीने बाद ही 2024 में सुप्रीम कोर्ट उपवर्गीकरण के लिए ठोस डेटा की शर्त रख देता है। मतलब टाइमिंग देखिए, बिहार वो पहला राज्य था जो ये कह सकता था, हुजूर डेटा ये रहा। और उस सर्वे से निकला ये एक जादुई आंकड़ा, 63%। बिहार की लगभग 2/3 आबादी EBC और OBC है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार की राजनीति और समाज की वो हकीकत है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। जी हां, यही है वो क्वांटिफाइबल डेटा, वो ठोस सबूत जिसकी मांग कोर्ट ने की थी। और इसी डेटा के दम पर ही बिहार अब आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कि उपवर्गीकरण लागू करने की कानूनी और नैतिक दोनों तरह की ताकत रखता है। तो ठीक है, कानूनी रास्ता साफ है, डेटा मौजूद है, लेकिन अब आता है असली सवाल, इसका बिहार के समाज और सियासत पर असर क्या होगा। क्या इससे सामाजिक न्याय का सपना पूरा होगा या फिर एक नया राजनीतिक पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। इसके नतीजे देखिए काफी जटिल हो सकते हैं। एक तरफ जब फायदे के लिए दावेदार बढ़ेंगे तो अति पिछड़ों और महादलितों जैसे समूहों के बीच आपसी होड़ तेज हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है सारवान समानता, यानी असली बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। और हां, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार मॉडल ने एक नजीर पेश कर दी है, जिससे पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को एक नई ऊर्जा मिल गई है। और ये जो शब्द है ना, सारवान समानता, यही इस पूरे बदलाव की आत्मा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि रेस की स्टार्टिंग लाइन पर सबको खड़ा कर दिया, नहीं, इसका मतलब ये देखना भी है कि जिसके पैरों में जूते नहीं हैं उसे जूते भी दिए जाएं ताकि वो असल में दौड़ भी सके। तो क्या हम भारत में आरक्षण के एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ नियमों में नहीं बल्कि आरक्षण की पूरी फिलॉसफी में, उसकी पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे बदलाव का निचोड़ है। हम सिर्फ पहचान के आधार पर आरक्षण देने से आगे बढ़कर अब परिणाम पर फोकस कर रहे हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि कोई किस जाति से है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आरक्षण का फायदा असल में उस तक पहुंच रहा है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, बिहार और अब शायद पूरा भारत इस डेटा की ताकत का इस्तेमाल करेगा कैसे। क्या ये आंकड़े सामाजिक न्याय का एक नया नक्शा बनाएंगे या फिर चुनावी शतरंज की बिसात पर सिर्फ नए मोहरे बनकर रह जाएंगे। इसका जवाब ही भारत के सामाजिक भविष्य की दिशा तय करेगा। देखिए, किसी भी लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए उसके नियमों में वक्त वक्त पर सुधार बहुत जरूरी है। तो आज हम भारत की चुनावी व्यवस्था में हुए कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे और खासकर ये समझेंगे कि बिहार जैसे राज्य के लिए इन सुधारों का मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव को निष्पक्ष, साफ सुथरा और सही मायनों में लोगों की आवाज का आईना कैसे बनाया जाए। मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जो ये पक्का करे कि चुनाव बस एक रस्म न बन जाए बल्कि जनता की असली आवाज सामने आए। और यही सवाल हमें चुनावी सुधारों की जरूरत तक ले जाता है। अब देखिए, भारत की जो चुनावी सुधार की कहानी है ना, उसे समझने के लिए इसे हम 3 बड़े पड़ावों में बांट सकते हैं। हर पड़ाव ने हमारे लोकतंत्र को एक, कह सकते हैं कि एक नई दिशा दी है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इन सुधारों का जो फोकस था वो वक्त के साथ साथ बदला है। शुरुआत में जोर था तकनीक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने पर। फिर दूसरा दौर आया पारदर्शिता का, और अब जो दौर चल रहा है उसमें जवाबदेही तय करने पर ध्यान दिया जा रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ एक फैसले ने करोड़ों नौजवानों को देश का भविष्य तय करने का हक दे दिया। ये हुआ 1988 में, जब वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। और इसी दौर में आई EVM मशीनें और वोटर ID कार्ड। इन्होंने चुनावों को न सिर्फ मॉडर्न बनाया बल्कि धांधली की जो आशंकाएं थीं उन्हें भी काफी हद तक कम कर दिया। इसके बाद दूसरे दौर में सारा ध्यान आ गया ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर। अब ये जरूरी हो गया कि उम्मीदवार अपनी संपत्ति और अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दोनों का खुलासा करें। यानी अब वोटर सिर्फ वादों के आधार पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों को देखकर फैसला कर सकते थे। और फिर हाल के सालों में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। नोटा का जो ऑप्शन आया उसने वोटरों को अपनी असहमति जताने का अधिकार दिया। VVPAT ने वोटिंग प्रक्रिया में भरोसे को और मजबूत किया। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दोषी पाए जाने पर राजनेताओं को तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सुधार तो हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में चुनौतियां आज भी बहुत गहरी हैं। अब हम अपना पूरा ध्यान बिहार पर लेकर आएंगे, जो एक बहुत ही खास मामला हमारे सामने रखता है। बिहार की राजनीति के बारे में एक कड़वी सच्चाई कही जाती है कि इस पर लंबे समय से
धन और बाहुबल का यानी मनी एंड मसल पावर का साया रहा है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसी समस्या को बिल्कुल साफ साफ बताती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 54% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोचिए, आधे से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में समस्या की गहराई को दिखाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस इतनी गंभीर समस्या का हल क्या है? इसके लिए 3 बड़े सुधार सुझाए गए हैं जो राजनीति के अपराधीकरण पर काफी हद तक लगाम लगा सकते हैं। आइए अब इन्हें समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 मुख्य समस्याएं और उनके सुझाए गए समाधान। पहला, राजनीति का अपराधीकरण, जिसके लिए आरोप तय होने पर अयोग्यता की बात है। दूसरा, वोटरों को डराना धमकाना, जिसके लिए टोटलाइजर मशीनें। और तीसरा, पैसों का असमान खेल, जिसके लिए सरकारी फंडिंग का सुझाव है। चलिए एक एक करके इन पर विस्तार से बात करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सुधार, आरोप तय होने पर अयोग्यता। इसका मतलब बहुत सीधा है, उम्मीदवार को सजा मिलने तक का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही अदालत किसी गंभीर अपराध में फॉर्मली चार्जेस फ्रेम करती है, वो इंसान चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगर ये लागू होता है तो ये एक गेम चेंजर कदम हो सकता है। दूसरा सुधार है टोटलाइजर मशीन। देखिए, अभी क्या होता है कि वोटों की गिनती बूथ वाइज होती है, तो आसानी से पता चल जाता है कि किस मोहल्ले ने किसे वोट दिया, और इससे चुनाव के बाद लोगों को डराने धमकाने का खतरा बना रहता है। टोटलाइजर मशीनें क्या करती हैं कि वो कई बूथों के वोटों को एक साथ मिक्स कर देती हैं और फिर गिनती होती है। इससे ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि किस खास बूथ से किसको कितने वोट मिले। और तीसरा समाधान है सरकारी फंडिंग। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ सरकार उम्मीदवारों को सीधे कैश नहीं देगी, बल्कि प्रचार के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे मीडिया में टाइम या पोस्टर, वो मुहैया कराएगी। इससे क्या होगा? चुनावों में काले धन का असर कम होगा और सभी उम्मीदवारों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मौका मिलेगा। तो इन सब सुधारों के बाद सवाल उठता है कि इनका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव करवाने की प्रक्रिया को और एफिशिएंट बनाना है? नहीं, लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जो लाइन है ये पूरी बात का सार है। असली लक्ष्य सिर्फ चुनाव प्रबंधन या इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण है। मतलब ये पक्का करना कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ईमानदार हों, उनका चरित्र साफ हो। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक उम्मीदवार की अपनी ईमानदारी, उसकी अखंडता कितनी जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।